मुझे यकीन नहीं हुआ कि इमरान खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे उनको अपनी कंट्री में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके आने के बाद एक युद्ध छिड़ेगा। डेमोक्रेसी की बात कर रहा है अमेरिका, वो भी जिसकी खुद की कंट्री की डेमोक्रेसी का क्या हाल है, और ऊपर से बोल रहे हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को आना चाहिए, और ये वही इमरान खान है जिसकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए सीआईए ने पूरा आग में घी का काम किया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास के जो छोटे छोटे मुल्क हैं जो बड़ी बड़ी ट्रबल्स क्रिएट करते हैं हमारे लिए, उसमें से जो अभी बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, लेकिन अभी जो पड़ोसी देश है दूसरा पाकिस्तान, जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान निकला था, उसके पूर्व पीएम यानी कि इमरान खान को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन उनका हुआ है। और इससे पहले ही खबर आई थी कि महारंग बलोच, जो बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर है, उनको भी नॉमिनेट किया है। उससे पहले मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, उनको मिल चुका है। तो मैं ये सोच रही थी कि आखिर जो ये नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, किस आधार पे मिलता है, मतलब समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मोहम्मद यूनुस तो मलाला यूसुफजई, तो फिर महारंग बलोच, तो कहीं इमरान खान में तो कुछ मैच मेल हो नहीं रहा है। तो आज हमारे साथ है सुमित जैन जी, उनसे हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे क्योंकि इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। सुमित जी, इमरान खान के जो नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन की खबर थी तो मुझे लगा शायद अप्रैल फूल कोई मना रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इमरान खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं। तो मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि मतलब एकदम कैसोनोवा टाइप होना चाहिए, जिसकी बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोइंग हो, जिसमें बहुत सारे फ्लिंग्स और बहुत सारी चीजें इस तरह की रही हो, पास्ट रहा हो, फिर वो आके एकदम से मजहबी बन जाए, और जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में वो सब, तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे, हालांकि यूएस कांग्रेस में बिल पेश किया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से, जिसमें 180 डेज का टाइम दिया गया है। अगर वो पास हो जाता है तो 180 दिन में डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाएगी, यानी कि इमरान खान को वापस निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें इमरान खान को लॉन्ड्री में निकालने के लिए की जा रही हैं, क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट्स? कई सारे निकल के आए हैं रिलेटेड टू इमरान खान। अमर जी, इसके भी बहुत पहलू हैं। पहला पहलू लेते हैं कि भाई वाई इमरान खान। पहली बात तो ये है, और सेकंडली डेमोक्रेसी की बात कर रहा है अमेरिका, वो भी जिसकी खुद की कंट्री की डेमोक्रेसी का क्या हाल है, और ऊपर से बोल रहे हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एक आदमी जो हर एक कंट्री में जहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट्स को गिरवा देते हैं सीआईए को भेजकर, और कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं, और अपने पालतू जो स्टूच होते हैं उनको बिठा भी देते हैं, जैसे बांग्लादेश में किया है। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को आना चाहिए, और ये वही इमरान खान है जिसकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए सीआईए ने पूरा आग में घी का काम किया। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड लो ने कैसे एक मरा साला जो इमरान खान बोलते रहे कि मरा हुआ साला मेरे दिमाग में डाल दिया है, उसके कारण इसको बेचारे को नीचे गिरवा भी दिया था। अब वो कह रहा है कि इमरान खान को वापस लेकर आए, यानी कि कोई ना कोई इमरान खान के साथ डील हो गई है कि इमरान खान आएगा, और जो उसने वादा भारत को भी किया था कि मैं भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करूंगा, वो मुझे लगता है कि अमेरिका को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान अगर अलग होगा, अमेरिका की नजर सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है। अगर आप देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, यूक्रेन में उनको क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज। पैनमा में क्या चाहिए? उनको वहां पर भी ट्रेड रूट्स अपने कंट्रोल में करने हैं। ग्रीनलैंड में, कनाडा में नेचुरल रिसोर्सेज। अब बलूचिस्तान में क्या है? वहां पर भी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, ऑयल है, और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो यार कि मुझे लगता है कहना कि डील हो गया। इसलिए इमरान खान जो इतना महान आदमी था कि वो जो जो उसने पूरी लाइफ में किया है आपके सामने है, और जब वो प्रधानमंत्री थे उनको अपनी कंट्री में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके आने के बाद एक युद्ध छिड़ेगा। और आप देखिए, कोई भी हिस्ट्री में या तो जो बहुत बड़ा पप्पू होगा उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। मुझे लगता है जैसे मोहम्मद यूनुस, आपको मालूम है किस तरह की मेंटेलिटी का आदमी है। अभी चाइना में गया, चाइना में बैठा है यहाँ पर मेरे ही कंट्री में,
और यहां पर चाइनीज को बोल रहा है कि मैं आपको 7 सिस्टर्स जो है वो आपको दे देता हूं, आप मेरे साथ बैठकर उसका डेवलपमेंट कीजिए। सोच के देखिए, भारत की जमीन है और ऑफर कौन कर रहा है? मोहम्मद यूनिस, यानी कि जो पप्पू होगा उसी को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है। दूसरी बात, आगे जाके मुझे लगता है जेलेंस्की को भी मिलने वाला है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉमिनेटेड, वो भी दुनिया का दूसरा पप्पू है। और तीसरा राहुल गांधी को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं, नोबेल प्राइज का क्राइटेरिया क्या है? पहले आपने देखा होगा कि ओबामा को नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन ट्रंप को नहीं दिया। इसलिए क्योंकि नोबेल प्राइज का नाम है नोबेल पीस प्राइज, ये उनको दिया जाता है। हम सोचते हैं कि जो कोई पीस की बात करेगा उसको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओबामा ने दुनिया में कितने युद्ध शुरू किए, आईसिस को खड़ा किया, हम सब जानते हैं। अलकायदा को कैसे सपोर्ट किया हमने देखा है। उसको नोबेल पीस प्राइज किस बात के लिए दिया गया, आज तक किसी को समझ नहीं आया। अब मैं आपको समझाता हूं। नोबेल पीस प्राइज का मतलब है जो कभी भी किसी कंट्री के पीसीस करते, जो ह्यूमैनिटी के पीसीस कर दे, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में दुनिया में जहां जहां युद्ध हो रहा था उसने युद्ध को रुकवाया। अगर आपको याद होगा, उन्होंने अफगानिस्तान, सीरिया, इवन की इराक में जहां जहां पे प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया। ईरान की दादागिरी को खत्म किया, नॉर्थ कोरिया की दादागिरी को खत्म किया, यहां तक कि इवन पाकिस्तान को जो फंडिंग हो रही थी अमेरिका की तरफ से हर साल, उसको बंद किया ताकि ये टेरर के ऊपर काम ना कर सके। इनकी टेररिज्म की जो फैक्ट्री थी पाकिस्तान की, उसकी रीढ़ की हड्डी अमेरिका ने तोड़ के रख दी थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। बात भी उठी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन जो नोबेल पीस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं यार कोई युद्ध तो शुरू किया नहीं है, युद्ध होगा नहीं तो पीस होंगे नहीं, अगर पीस ही नहीं हुआ तो फिर हमें पीस प्राइज देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी जो नोबेल प्राइज मिलते हैं वो आइदर पप्पुओं को मिलते हैं या उनको मिलते हैं जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं, यानी कि किसी भी कंट्रीज के टुकड़े करते हैं, ह्यूमैनिटी के टुकड़े करते हैं, जाकर किसी मासूम लोगों के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, उन्हीं को नोबेल प्राइज मिलता है। यानी कि युद्ध करने पर ही प्राइज मिलता है, युद्ध रुकवाने के लिए प्राइज नहीं मिलता। शायद हमारी हिस्ट्री में भी ये लिखा है कि जब तक युद्ध नहीं किया था तब राम थे, जब रावण का वध कर दिया तो पुरुषोत्तम राम बन गए। मुझे लगता है ये दस्तूर है दुनिया का कि आपको वाहवाही मिलती है या अवार्ड मिलते हैं उसी वक्त जब आप कोई युद्ध करते हैं और युद्ध को जीत के आते हैं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को, मोदी जी तुसी भी युद्ध कर ही लो, एक बार युद्ध कर लोगे आपको भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। आप शांति का पाठ पढ़ाते जा रहे हैं, नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला। तो अब ये है कि युद्ध तो पाकिस्तान से ही किया जा सकता है, और अगर पाकिस्तान से युद्ध करेंगे तो क्या फिर नोबेल पीस प्राइज वाले कैटेगरी में आ पाएंगे? क्योंकि ये तो कुछ समझ में नहीं आता है वेस्ट की पॉलिसी का। वैसे तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं, लेकिन जब इस तरह के अवार्ड्स मिलने की बारी आती है तो मतलब ज्यादा पाकिस्तान की तरफ झुकाव नजर ज्यादा आ जाता है। देखिए, मैं पहले बोला आपको दो ही क्राइटेरियाज हैं, या तो आप कंफर्म पप्पू हो, इमरान खान भी कंफर्म पप्पू था, उसने अपने पाकिस्तान का क्या हाल किया था आपके सामने है। और उधर से मोहम्मद यूनिस का जैसे जैसे स्टेटमेंट देता आ रहा है, हर रोज आप देखते हैं कि वो कोई भी बेवकूफी वाली कोई ऐसा काम नहीं है जो मोहम्मद यूनिस ना कर रहा हो। और मुझे लगता है तीसरी नॉमिनेशन जेलेंस्की की आने ही वाली है, क्योंकि उसने भी अपनी कंट्री का बटा बढ़ा दिया। वहां पर आप देखिए आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मुझे लगता है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और अभी भी वो कह रहा है कि मैं युद्ध करूंगा। भाई, घर में दाने नहीं, यूरोप आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये भाई साहब को युद्ध करना है, वो भी किससे? सीधा पुतिन से और अमेरिका से। इससे बड़ा पप्पू हो नहीं सकता। और इसकी नॉमिनेशन भी आप देखेंगे अगले साल कि जेलेंस्की का नॉमिनेशन आ गया फॉर नोबेल पीस प्राइज। मैं भी बोल रहा हूं, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ फेवर्ड कंट्री ऑफ द वेस्ट, क्योंकि इसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो सुन रहे हैं आप सबको समझना पड़ेगा, जिसकी न्यूसेंस वैल्यू होती है उसको सभी पकड़ते भी हैं, उसकी यूज भी करते हैं, और उनको जब यूज करना होता है उसको राइट टाइम पर उसको परोसा भी जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका अमेरिका ने भी हमेशा पाला। 20 साल, आपको लगता है 20 साल युद्ध चलता रहा है अफगानिस्तान के साथ,
पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा और अमेरिका के CIA जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है उनको पता भी नहीं लगा। आज डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनको पता लगा कि भाई 20 साल पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बनाया नहीं, उनको यूज किया दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए पीस प्राइज नॉमिनेट हुआ है। दूसरी बात, चाइना भी उनको यूज करता है क्योंकि भारत के अगेंस्ट जब भी किसी को यूज करना पड़े तो पाकिस्तान एक रेडीमेड मटेरियल है, उसको कभी भी भारत के खिलाफ हमारी तरक्की को रोकने के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है। अब अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ झुकना शुरू कर दिया तो नया पप्पू खड़ा कर दिया चाइना ने, मोहम्मद यूनुस नाम का टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है। आप सोच के देखिए, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंटरिम, और वो जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट की डील करके आ रहा है कि आप ले लीजिए, हम तो राजा हैं ओशन के। भाई कॉन्फिडेंस जो होता है वो पप्पू को कुछ सूंघने के बाद ही आता है, जैसे इमरान खान को, राहुल गांधी को, इधर मोहम्मद यूनुस को, ये सारे सेम कैटेगरी के लोग हैं। सुबह सुबह कोई व्हाइट पाउडर सा भी सुना है, ये सुनते हैं ऐसे करके हाथ पे रखकर, उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना आता है और फिर इनको लगता है कि नोबेल प्राइज हमें मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये जो है मोहम्मद यूनुस, इसको भी दूसरा नोबेल प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो पूरा इसने चाइना को दे दिया। भाई आप सोच के देखिए, डील भी करके आ गया वहां पर नॉर्थ ईस्ट की। तो ये जो सारे क्राइटेरियाज हैं, आज चाइना ने बांग्लादेश को पालना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ चाइना ने 2 कुत्ते पाल के रखे हैं, एक बांग्लादेश का नया नया आया है और दूसरा पाकिस्तान तो परमानेंट ही उसकी लीश के अंदर था। जब भी उसे जरूरत पड़ती है हल्की सी रस्सी खींचते हैं और पाकिस्तानियों की चूं निकलनी शुरू हो जाती है, एंड दे स्टार्ट सेंडिंग सम कॉकरोचेस इनटू अवर कंट्री, हमें तंग करने के लिए। इसी कंट्रीज को, ऐसे कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्हें ही नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। मोदी जी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सकता, क्योंकि एक उनकी स्टेटमेंट है जो उन्हें इस क्राइटेरिया में से बाहर निकालती है। उनकी स्टेटमेंट थी कि ये टाइम युद्ध का नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर अ नोबेल पीस प्राइज। अगर वो बोलते कि अगर मुझे किसी ने आंख उठा के देखा मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, तो ही वॉज एंटाइटल्ड कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज के लायक है। अब मोदी जी उस लिस्ट में से ऑलरेडी बाहर है। हाँ, बड़े अफ़सोस की बात है। लेकिन सुमित जी, एक सवाल तो ये निकलता है कि जिस तरह से इमरान खान को लेकर अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर से ये डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान में क्या हम एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन देख सकते हैं? जिस तरह से उन्होंने जो बिल प्रेज़ेंट किया है यूएस कांग्रेस में, उसमें आसिम मुनीर को सैंक्शन करने की बात हो रही है। तो क्या हम एक बार फिर से इमरान खान की वापसी देखेंगे? इमरान खान के साथ कोई डील हो गई है? हो सकता है ईरान को टारगेट करने के लिए हो, क्योंकि ईरान को लेकर भी घेराबंदी अमेरिका ज़रूर करेगा। और उसके अलावा भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, वो भी है। तो कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वज़ह से इस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है या इससे भी बड़ा कुछ और हो सकता है? मेरी एक बार एक आदमी से बात हो रही थी, इट वाज लास्ट ईयर, मैंने शो भी किया था उसके ऊपर, कि वे दे वर थिंकिंग कि जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, भारत की टीम, ये सारे बैठे हुए थे कि पाकिस्तान का करना क्या है, एंड एवरीबॉडी वाज ऑन वन पेज कि इमरान को, उस वक्त इमरान खान प्रधानमंत्री थे, 2-3 साल की पुरानी बात है, देवर सेइंग कि पाकिस्तान का टुकड़े होना अब तय है, मोदी जी ने तय कर लिया है कि इसके टुकड़े होंगे, पाकिस्तान अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, कल को जाकर ये अगर चाइना के साथ जुड़ गया, इट इज गोइंग टू बिकम अ बिगर प्रॉब्लम, इसका टूटना तय है। तो दैट टाइम दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, अमेरिकन ने ऑलरेडी पेश कर दिया है कि बलूचिस्तान का काफी हिस्सा हम लेने वाले हैं, इट विल बी अंडर अवर कंट्रोल, ताकि चाइना का BRI कभी भी कंप्लीट ना हो सके पाकिस्तान के बीच में से। भारत ने बोला POK तो हमारा था, है और रहेगा, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। खैबर जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, वो ऑलरेडी अफगानिस्तान की नजर है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तान सिर्फ एक पंजाब, जिसको खालिस्तान बोला जाएगा, वो वहीं रह जाएगा, ताकि 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पंजाब में खालिस्तान चाहिए इनको, खालिस्तान भी मिल गया, उधर से पाकिस्तान भी छोड़ा रह गया, ताकि किसी को भी ये तंग ना कर सके। सिंध ने अपना सिंधु देश बना ही लेना है, उसका कुछ पार्ट भी हम ले लेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा नेशनल एंथम पूरा होता नहीं है, सिंध बिना हिंद नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, already the world is thinking about it, how to disintegrate Pakistan and how to use the areas. Now coming back to this, इस पूरे को करेगा कौन? आसिम मुनीर कर नहीं सकता। आसिम मुनीर की कोई हैसियत नहीं है कि अपनी कंट्री के विघटन कर दे, यानी कि उसके टुकड़े कर दे। उनकी जो रूलिंग क्लास है आज की डेट में, जो 2-3 फैमिलीज ने हमेशा रूल किया है पिछले 75 साल,
वो भी इसकी हैसियत में नहीं है, उनको तो पैसे कमाने हैं, बाहर निकलना है। एक ही आदमी है जिसके साथ डील हो सकती है, जो हमेशा डिफरेंट पेज और सेम पेज पे रहते रहते ही उसने 2-3 साल निकाल दिए, वो है इमरान खान। और इमरान खान के साथ डील एक ही है, तुझे बाहर निकलना है तो निकल, लेकिन तुझे वादा जो तूने किया था कि मैं अपने कंट्री के 3 टुकड़े कर दूंगा अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वो वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आज बाइडेन अमेरिका में प्रेसिडेंट नहीं है, ट्रंप है। और ट्रंप किसकी भाषा बोलते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे भारत के और अमेरिकन के जो रिलेशन है आज की डेट में, दे आर एट द बेस्ट लेवल। यस, कुछ ट्रेड की तनखियां हैं जहां पर वो रिजॉल्व हो जाएंगी, वो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती हैं, बट पाकिस्तान का 1, 2, 3 फाइनल करना ये मोदी जी के टॉप एजेंडा के ऊपर है। और जब से ये मार्च की ये टाइम निकल गया अपना, अभी ट्रेड के ऊपर बातें हो रही हैं, वो जैसे ही रिजॉल्व होगा आप देखेंगे कि जो स्पीड है पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन की वो और फास्ट हो जाएगी। और उसको पूरा करने के लिए एक ही आदमी है, वो है हमारा इमरान खान, जिसने भारतीयों से पैसे लेने के बाद हमें वादा किया हुआ है कि मैं अपने कंट्री के 3 टुकड़े करूंगा। नाउ इट इज अ टाइम टू गेट इट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अमेरिका इज हेल्पिंग अस। आपको लगेगा शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा कि आप जो आसिम मुनीर है उसको पहले सपोर्ट करते रहे बाइडेन के टाइम पर, आज आप सैंक्शन करने की बातें बोल रहे हैं। इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बोला, वो 1-1.5 साल से बेचारा सड़ रहा है अंदर जेल में, आप उसको बाहर निकाल कर उसे नोबेल प्राइज देने की बातें कर रहे हैं। इन जियो पॉलिटिक्स नथिंग इज टेकन बाय चांस, और कुछ भी एकदम से नहीं होता है, इसके पीछे प्लानिंग होती है। और अमेरिकन जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया आसिम मुनीर को, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने आने से पहले बोल दिया था आई एम गोइंग टू चार्ज पाकिस्तान, कि जो इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया 20 साल के लिए, हमसे पैसे लेते रहे और हमारे ही लोगों को मरवाते रहे, तालिबान के साथ हाथ जोड़ा हुआ था, डबल प्ले किया है। दे विल हैव टू पे द प्राइस। इसीलिए इमरान खान का बाहर निकलना जरूरी है, बोथ फॉर भारत एंड फॉर अमेरिका, ताकि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन वो पूरा हो सके। वो और कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट अवर बिलवेड इमरान खान। मतलब ये आपने जो पूरा विश्लेषण किया है इससे तो ये और ज़्यादा बड़ा कुछ नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में जो इमरान खान को लेकर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसके पीछे की जो कारण है वो बहुत ज़्यादा बड़े समझ में आते हैं। और अमेरिका को फ़िलहाल बलूचिस्तान को लेकर अमेरिका और भारत दोनों को ही बोला जा रहा है कि दोनों सपोर्ट करें। हालाँकि अभी कुछ ख़ास ऐसा खुलकर नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की भी स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अहम है। उसमें भी अमेरिका के काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं, इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और उनको सर्व करता है। ऐसे में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान की आपने बात की, तो ये तो फ़ेवरेबल है फॉर यूएस, और भारत का तो ख़ैर ये है ही हिस्सा, तो भारत के लिए तो एनीवे वो अच्छा रहने ही वाला है। तो ये सारा कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र आ रहा है। जो ये बातें हो रही हैं कि एक बार फिर से दुनिया के नक्शे बदलेंगे, तो उसमें ये भारत की भी बाउंड्रीज़ थोड़ी और बढ़ के आगे वापस पहले जैसी हो जाएँगी? पहले जैसे नहीं होंगी, नहीं होंगी, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता मैं। बट मेरा एक शो जो मैंने शो किया था एक अपने चैनल के ऊपर, इट वाज वेरी लीडिंग एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बोला था कि पहली बार है पिछले 1000 साल में जब भारत की बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी। अब तक हमारी बाउंड्रीज हमेशा छोटी होती रही, कभी अफगानिस्तान निकल गया, कभी बर्मा निकल गया, कभी इंडोनेशिया निकल गया, कभी थाईलैंड निकल गया, कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश निकल गए। अब पहली बार है कि हमारी बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी, सब्सटेंशियली एक्सपैंड, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। पहले कुछ टुकड़े साथ में जुड़ेंगे, उसके बाद फिर बड़े जंक जो है वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच के देखिए कि जो हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं जो भारत से अलग हुई, सब दुखी हैं। आप बर्मा ले लीजिए, आपको मालूम है क्या हाल है वहां पर। बांग्लादेश बन चुका है, और पाकिस्तान भिखारिस्तान बन चुका है। अफगानिस्तान में जिहादियों की गवर्नमेंट है। कोई भी कंट्री सेफ नहीं है, कोई भी चैन से जी नहीं पा रहा, और उनकी जो लोगों की लाइफ है वो बिल्कुल एक झरनों की तरह वो लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। अगर हमारी बाउंड्रीज एक्सपैंड होती हैं, एक तो हमारी जो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं इन सारी कंट्रीज के साथ वो खत्म हो जाएंगी। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ऑलरेडी अराकान आर्मी बर्मा से आकर हमारे लिए काम कर रही है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे कहने पर जय काम सिया कर राम। रही है, मैं कह रहा हूं हमारे लिए काम कर रही है। वो इनके जो पिछले जो ब्रिटिशर्स निकल के गए थे यहाँ पर, उन्होंने एक कम्युनिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ को बर्मा में छोड़ दिया, कुछ को भारत में और कईयों को बांग्लादेश में छोड़ दिया, ताकि ये आपस में लड़ते रहे तीनों कंट्रीज, कभी भी सुख चैन नहीं आएगा। आज अराकान आर्मी उस गलती को रिमूव करने के लिए वो काम कर रही है, यानी कि वहां पर भी कुछ एरिया भारत में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है हमारा वेस्ट बंगाल के साथ, उसमें भी जो रिवर फ्रंट है, रिवर के साथ में जो एरिया है, इट इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें द वर्ल्ड पावर्स आर गोइंग टू हेल्प अस, नहीं तो वहां पर जो सुख शांति है वो कभी आ नहीं सकती, क्योंकि आपको मालूम है एक कम्युनिटी है जो किसी के साथ जीना नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि अस्सी रहिए बाकी सारे खत्म हो जाए। वो ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया देख रही है, वहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। और पाकिस्तान का तो आपको मालूम है कि जो वहां पर दिवाली और होली दोनों इकट्ठी मनाई जा रही है, दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि दिवाली और होली इकट्ठी हो, पाकिस्तान में हो रही है। वैसे तो बोल रहे थे काफिरों का ये त्योहार है, हम नहीं मनाएंगे, लेकिन वहां पर हर रोज मनाई जा रही है। और जो टीटीपी है, बीएलए है, जो हर रोज वहां पर उनको हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं एक तरह से। तो ये दिखाता है आपको कि आर्मी वहां से भाग रही है अपने चेक पोस्ट छोड़कर, गवर्नमेंट चुप है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बोल नहीं रही, और यहाँ पर इनका डिसइंटीग्रेशन बहुत ही जल्दी होगा। और जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होगा, यू विल फाइंड विदाउट मच एफर्ट जो हमें अपना हिस्सा चाहिए, वी आर गोइंग टू टेक इट। इट माइट लुक लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, बार बार बोल रहा हूं आपको, लेकिन द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। जो पाकिस्तान हमेशा बोलता था हम कश्मीर लेकर रहेंगे, आज बोलता है हम पीओके नहीं जाने देंगे। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट्स इज ऑलरेडी शोइंग द फियर इन द पाकिज माइंड। और ये फियर जो मोदी स्टेटमेंट है मोदी जी की, ये डर अच्छा है, और इसी डर में हम वो काम कर जाएंगे जिसकी पिछले 75 सालों से हमें वेट थी। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि वो जो हमारे आस-पास के मुल्क हैं, उनका जो नज़रिया था या फिर जिस तरह की भारत की पॉलिसी रही है, भारत कभी किसी को इतनी सख्ती से जवाब या इतना जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया है, वैसा कभी हुआ नहीं। और उसकी वजह से ही आज जो जिस स्टेटमेंट की आपने बात की कि जो कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात करता है, आज वो कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर हम जाने नहीं देंगे। तो ये ड्रास्टिक चेंज ये उन्हीं पॉलिसीज़ की वज़ह से आया, क्योंकि जो मोदी जी ने सख्ती है की है, अब पाकिस्तानी बेचारे बोलते भी हैं क्या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब मोदी जी ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। अभी तो टेम्परेचर, पाकिस्तान अभी तो शुरुआत अंबर जी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो कुछ अज्ञात वीर पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं, टीटीपी लगा हुआ है, बीएलए लगा हुआ है। अभी तो सिंधु वालों ने अपना झंडा उठाया है, अभी झंडा उठाया है, अभी उन्होंने गन नहीं उठाई है, आगे वो भी तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जिस डिसइंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें वैसे तो इन देशों की, इन जगहों की बात करते हैं, हालाँकि वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानते हैं, जैसे बलूचिस्तान, सिंध या ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में ये जो बलूचिस्तान में जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसका असर उन मोमेंट्स पे भी काफ़ी नज़र आ रहा है। अभी यूएन कन्वेंशन हुआ, उसमें ये सारी ऑर्गनाइज़ेशंस मिली, वहाँ पे एक और यूनाइट फ्रंट क्रिएट करने की बात की कि हम लोग सब इसी तरह से अपनी आज़ादी की जो तहरीक है उसको चलाएँ, और ये काफ़ी मज़बूत हो रहा है। तो जो डिसइंटीग्रेशन है या बॉर्डर बाउंड्रीज़ चेंज होने की बात है, ये तो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर हम भारत की बात करें तो बलूचिस्तान को लेकर भी भारत का वो एक्टिव किरदार नज़र नहीं आ रहा है। बलोचों का मानना है कि भारत को खुलकर आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भारत अभी उतना खुलकर नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अमेरिका भी उतना खुलकर अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। वर्बली तो नज़र अंबर नहीं आ जी, रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि भारत में हमारी गवर्नमेंट है, जिहादियों की हुँ, गवर्नमेंट नहीं है जैसे उनके पास है। अगर पाकिस्तान की वो पोजीशन होती जो भारत की आज है, आज बीएलए भी सपोर्ट हो रहा होता, टीटीपी भी सपोर्ट हो रहा होता, और वाट लगा के रखी होती एट अ एक्सट्रीम लेवल।
हमने कभी भी इस चीजों में एंटर करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमारी लाइन है कि हम अपनी लाइन को बड़ा करते हैं, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है। दूसरे की लाइन को छोटा करने में हमारी एनर्जी नहीं लगती है। बट जिस दिन हम अपनी आई पे आ गए, उस दिन कुछ ही दिन लगेंगे और इनकी वाट भी लगा देंगे, यानी कि इनकी 1000 साल की लड़ाई और हमारे कुछ घंटों की लड़ाई बराबर होगी। तो इसलिए जब तक ये हम लोग सहन कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, डोंट वरी। हमने भी हमेशा इनको जवाब दिया है उसी भाषा में जो इनको समझ आती है, लेकिन एट द राइट टाइम। वी आर वेटिंग कि वो राइट टाइम कब आएगा, और शायद वो राइट टाइम तभी आएगा जिस दिन इमरान खान बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ना जिन काम आएंगे, ना मुर्गे जलाए हुए काम आएंगे, ना कोई जादू टोना काम आएगा। बस एक ही काम आएगा, हमारे दिए हुए पैसे, जिसको लेकर इमरान खान ने बोला था मैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े करूंगा। तो अब देखते हैं कि इमरान खान वापस बाहर आते हैं और 3 टुकड़े करते हैं, और क्या करते हैं, क्या होता है, ये बड़े सवाल हैं। और कुछ-कुछ सुगबुगाहट तो हो रही है अमेरिका की तरफ से इमरान खान को लेकर। बैक टू बैक डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बड़ा कुछ इमरान खान के हवाले से होता हुआ हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में हो सकता है फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाए, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम और बड़े डेवलपमेंट्स जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय थैंक यू। हिंद, जय वंदे मातरम। भारत।